वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर ऊष्मा को देखेंगे कि ऊष्मा का क्या अर्थ होता है। थर्मामीटर को समझेंगे कि थर्मामीटर का क्या कार्य होता है, किस आकार का दिखता है वह। ऊष्मा संचारण की विधियां देखेंगे कि ऊष्मा का संचारण किस प्रकार से होता है, चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा, जिसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कहा जाता है, जो कि इस डायग्राम में दिख रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऊष्मा को समझेंगे कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा का अर्थ, यह आग है जो कि गर्म वस्तु है और ये हाथ हैं जो कि ठंडे पड़े हुए हैं। तो किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तापांतर के कारण, अधिक ताप होने के कारण, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, फिर से एक बार देख लेंगे। ये गर्म वस्तु है तो किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा, यह कोई पदार्थ है, पदार्थ के गर्म होने, गर्म किया गया, गर्म होने या ठंडे होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो किसी पदार्थ को गर्म या ठंडे होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपल सी ये भी डिफिनेशन थी जो कि लर्न हो गई होगी आपको। अब इनके मात्रक देखेंगे तो इसका मात्रक जूल होता है, लेकिन इसके दो और मात्रक होते हैं, एक CGS पद्धति के अनुसार, एक MKS पद्धति के अनुसार। CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। MKS, M से मीटर, K से किलो, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। तो ये दो पद्धति हैं। तो CGS पद्धति के अनुसार कैलोरी होता है और MKS जिसमें किलोग्राम आ रहा है तो उससे किलो कैलोरी होता है। तो तीन मात्रक थे जो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग मापन को समझेंगे कि ऊष्मा का मापन कैसे किया जाता है। तो ऊष्मा का मापन तीन तरीके से होता है, पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। तो सेल्सियस, इनकी नॉर्मल वैल्यू दी हुई है कि इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट नॉर्मल वैल्यू है और 310 केल्विन में नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में ऊष्मा का मापन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एक चीज़ दी हुई है, जैसे कि हमें केल्विन दिया है और सेल्सियस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। तो असल में फॉर्मूला तो होता है सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। तो इस पर अगर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ मापन के विषय में देख लिया। अब हम लोग थर्मामीटर को समझेंगे कि थर्मामीटर क्या होता है। ऊष्मा को नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग होता है। अगर किसी को बुखार वगैरह है तो उसका मापन जो किया जाएगा वो थर्मामीटर के जरिए किया जाएगा, इसके जरिए। तो देखेंगे क्या होता है थर्मामीटर। एक पतली कांच की बंद नली है, देखिए जैसे कि ये पतली सी है और ये बंद भी है, कांच की बंद नली है, कांच से बंद है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, निचली जो इसका निचला हिस्सा है ये बेलनाकार बल्ब की आकृति का होता है। दूसरा, इसमें अधो बिंदु दिए रहते हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं छोटे छोटे, इनको हम लोग कहेंगे अधो बिंदु। इस पर स्केल होता है। स्केल मतलब कि पैमाना मतलब कि मापने के लिए, अगर ऊष्मा को मापना है तो उसके लिए पैमाना दिया गया है, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये सब स्केल हैं। तो इस पर स्केल दिया होता है और जो आखिरी का होता है उसको उद्भव बिंदु कहते हैं। तो यह कुछ थर्मामीटर के विषय में बिंदु थे जिनको हम लोगों ने देख लिया।
थर्मामीटर जो कि दो तरीके का होता है, एक एनालॉग थर्मामीटर जो कि पहले इसका यूज होता था और अब के समय पे डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जिस पर कि डिजिटल रीडिंग निकलती है। तो ये थर्मामीटर हो गया जो कि एनालॉग और डिजिटल थर्मामीटर में विभाजित हैं। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं गलनांक और क्वथनांक, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वह निश्चित अवस्था जहां पर किसी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदला जाता है। ठोस मतलब कि मान लीजिए कि आइस क्यूब है, बर्फ की सिल्ली है, जो कि थोड़ी देर बाद निश्चित ताप द्वारा द्रव मतलब कि पानी में बदल जाएगी, जिसे हम लोग उसका गलनांक बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पर हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये बर्फ है, इसको मेल्ट किया गया जो कि थोड़ी देर में पानी में बदल गया। और कैसे बदला? निश्चित ताप द्वारा, हीट द्वारा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वह निश्चित अवस्था जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदला जाता है। अब जैसे कि कोई पानी हम उबाल रहे हैं, उबालते उबालते वो द्रव अवस्था में था पानी, उसके बाद उबालते उबालते वह भाप बन गया, जिसको हम लोग कहेंगे गैस अवस्था में बदल गया। तो जो कि क्वथनांक हुआ, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में दिख रहा है, निश्चित ताप द्वारा गर्म पानी को गर्म करने पर वह भाप बन जाता है। तो मतलब कि वह द्रव से भाप में परिवर्तित हो जाता है, द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देख लिया। अब देखेंगे ऊष्मा का संचारण कैसे होता है, मतलब कि ऊष्मा का स्थानांतरण। तो जब ऊष्मा का इस संचारण समझेंगे क्या है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने की क्रिया को ऊष्मा का संचारण कहा जाता है। तो ये गर्म है जो कि फायर है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये हाथ ठंडे पड़े हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रही है, और इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा का संचारण कहेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का जाना, जिसे हम लोग ऊष्मा का संचारण कहते हैं। जो कि उच्च ताप जहाँ पर ज़्यादा गर्म है और निम्न ताप जहाँ पर गर्म नहीं है या कम गर्म है। तो उच्च ताप से ऊष्मा जब स्थानांतरित होती है निम्न दाब की ओर, जिसे हम लोग ऊष्मा संचारण कहते हैं। तो ये भी एक छोटी सी डिफिनेशन हो गई, तो जो कि लर्न हो गई आप लोगों को। ऊष्मा संचारण की विधियां देखेंगे कि ऊष्मा संचारण की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले चालन, जिसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। दूसरा संवाहन, जिसे हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा जो है वो विकिरण है, जिसे हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तीनों को हम लोग समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। ये 5 लड़के हैं जो कि एक पंक्ति में खड़े हुए हैं, और जो पहला लड़का है उसके पास एक किताब है जिसे उसे आखिरी वाले लड़के तक पहुंचाना है। इसी प्रकार ऊष्मा का संचारण भी होता है कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही ऊष्मा संचारण कहलाता है। तो समझेंगे कि ये बालक किस प्रकार इस किताब को आखिरी वाले लड़के तक पहुंचा सकता है। तो वह 3 तरीके से पहुंचा सकता है। पहला चालन द्वारा, दूसरा संवाहन द्वारा, तीसरा विकिरण द्वारा। चालन द्वारा, पहला तो यह बालक अपने स्थान को ना छोड़े और अपने स्थान को बिना छोड़े या पीछे वाले लड़के को पास कर दे, और फिर पीछे वाला लड़का अपने पीछे, फिर पीछे वाला अपने पीछे, उसके बाद ये आखिरी वाले लड़के तक पहुंच जाएगा। तो इस पर ये जो पहला लड़का है ये अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है और बिना अपना स्थान छोड़े ही पीछे पास करता जा रहा है, जिससे आखिरी वाले लड़के तक किताब जो है वो पहुंच जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं चालन। ये पहला है चालन। चालन में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और ऊष्मा का संचारण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, परंतु पदार्थ अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, तो जिसे हम लोग चालन कहते हैं।
दूसरा समझेंगे, या तो यह बालक बुक को, किताब को ले और उसके बाद चल करके जाए और इस लड़के को दे दे। तो जिस पर इस लड़के ने अपना स्थान छोड़ा, तो दूसरा क्या हुआ, इसने अपना स्थान छोड़ा और इस लड़के को जाकर के किताब दे दी, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, दूसरा संवाहन। संवाहन में क्या होता है, संवाहन में ऊष्मा का जो संचारण होता है, उस पर पदार्थ जो होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ते हैं, एक स्थान छोड़ करके गए और दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब यह स्थानांतरण होता है, संचारण होता है, उसे हम लोग संवाहन कहते हैं। तो जो कि सिंपल था। अब हमने दो तरीके के देख लिया, पहला चालन, दूसरा संवाहन, जिसमें जो पदार्थ के कण होते हैं, चालन में पदार्थ के कण जो होते हैं वो बिना हटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। और जो दूसरा संवाहन, जिस पर पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो ये दो हम लोगों ने देख लिया। अब आखिरी देखेंगे जो कि है विकिरण। अब ये बालक किस हिसाब से किताब को पहुंचा सकता है, तो यह विकिरण के माध्यम से भी पहुंचा सकता है, जिस पर यह बालक अपना स्थान भी न छोड़े। जैसे कि इसने इस किताब को लिया और इसको फेंक करके इसको दिया और इसने इस किताब को कैच कर लिया, तो इस पर एक माध्यम के रूप में पहुंचाया जाता है। मतलब इस पर एक परिवहन का काम करता है, जिसके माध्यम से ऊष्मा का संचारण होता है। तो जब भी ऊष्मा का संचारण किसी माध्यम के रूप में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से ऊष्मा का संचारण होता है, जिसे हम लोग विकिरण कहते हैं। तो जो कि सिंपल था, तीनों हम लोगों ने देख लिए। एक बार फिर से तुरंत से रिवाइज कर लेंगे। चालन, जिसमें पदार्थ अपने स्थान से बिना हटे ही ऊष्मा का संचारण करता है, वो क्या कहलाता है, चालन। दूसरा संवाहन, जिस पर जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपना स्थान छोड़ करके ऊष्मा का संचारण करते हैं, जिसे हम लोग संवाहन कहते हैं। और तीसरा विकिरण, मतलब कि परिवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचारण किया जाता है। मतलब किसी माध्यम के रूप में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम लोग विकिरण कहते हैं। तो जैसे कि इसको फेंक करके पहुंचाया, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। अब इनको समझेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए। संवाहन, पहले चालन देखेंगे। चालन, जिसपे पदार्थ के, ये चालन है जो इस आदमी ने हाथ में पकड़ा है। तो अगर ये गर्म होगा, ये जो बर्तन है ये गर्म होगा, तो इसके ये वाला जो हाथ में पकड़ा हुआ ये भी गर्म होगा, जिसे हम लोग चालन कहेंगे। तो इसमें जो ऊष्मा, जो पदार्थ के कण हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, वो स्थान वहीं पर चिपके हुए हैं और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच रही है, जिसे हम लोग चालन कह रहे हैं। दूसरा संवाहन, ये जो अंदर है पानी उबल रहा है, इसको हम लोग संवाहन कहेंगे, जिसपे जो पदार्थ के कण हैं ये गर्म है, ये पदार्थ के कण जा रहे हैं और फिर इसको गर्म कर रहे हैं। तो पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ करके स्थानांतरित हो रहे हैं और फिर जा करके ऊष्मा का संचारण कर रहे हैं, मतलब कि ऊष्मा को गर्म कर रहे हैं, पानी को, जिसको हम लोग संवाहन कहेंगे। तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन होता है जैसे कि माध्यम के जरिए, अब कितना दूर यहाँ पर इसको रखा गया बर्तन को, तो भी माध्यम, मतलब कि रेडिएशन के, विकिरण के जरिए यह जो बर्तन है ये गर्म हो रहा है, जिसको हम लोग विकिरण कहेंगे। मतलब कि किसी परिवहन या माध्यम के जरिए ये जो बर्तन है ये गर्म हो रहा है, जिसको हम लोग रेडिएशन या विकिरण कहेंगे। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इनको डीपली थोड़ा समझेंगे। ऊष्मा का संचारण, सबसे पहले चालन, दूसरा संवाहन, तीसरा विकिरण। तो चालन क्या है, ऊष्मा, तीनों में एक पॉइंट तो सेम है, तीनों में यही बिंदु लिखना है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना। दूसरा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना, इसमें भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना।
क्योंकि संचारण का माध्यम क्या है, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना। तो ये तीनों में 1 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद चालन में क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपना स्थान बिना हटे या अपना स्थान बिना छोड़े ही पहुंचते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा भी था, चालन में जो कण है वो अपना स्थान बिना छोड़े ही पहुंच जाते हैं। दूसरा, संवहन में जो पदार्थ के कण हैं वो अपना स्थान छोड़ते हैं फिर स्थानांतरण से पहुंचते हैं, अपना स्थान छोड़ करके पहुंचते हैं। ठीक है। और तीसरा जो कि परिवहन, जो कि विकिरण है, तो परिवहन के माध्यम के रूप में पहुंचते हैं। ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, जिसमें पदार्थ के जो कण हैं वो अपना स्थान बिना छोड़े पहुंचते हैं, दूसरे में पदार्थ के कण अपना स्थान छोड़ करके पहुंचते हैं, और तीसरे में किसी परिवहन के माध्यम से पहुंचते हैं। अब देखेंगे चालन में अधिकतर यह ठोस पर होता है, ठोस वस्तु पर, यह अधिकतर सॉलिड पर ही होता है। दूसरा, संवहन जो होता है वो अधिकतर द्रव और गैस के बीच में होता है। तो ये हम लोगों ने देखा भी है पीछे एग्जाम्पल पे। तो ये हमेशा ठोस और द्रव्य या गैस के बीच में होता है। और तीसरा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए विकिरण होता है। ये परिवहन का रूप कौन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करती हैं। अब देखेंगे संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता, इसमें संचारण मतलब कि चालन में संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और दूसरा संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तरंगों की आवश्यकता, इसमें तरंगे की आवश्यकता नहीं होती। चालन पे तरंग देख लीजिए, तरंग की आवश्यकता नहीं होती, तरंग से काम नहीं होता क्योंकि वह अपना स्थान से बिना हटे ही पहुंच जाता है। दूसरा संवहन, जिसमें तरंगों की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह अपना स्थान छोड़ करके जाता है। और तीसरा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए विकिरण होता है, जिसमें तरंगों की आवश्यकता होती है। सबसे धीमी गति जो होती है वो चालन में होती है, दूसरा उससे तेज जो होती है वो संवहन में होता है, और जो सबसे तेज होता है वो विकिरण में होता है क्योंकि वो प्रकाश के वेग के दर से इतनी गति इसमें होती है। तो इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले चालन को देख लेते हैं। लोहा में ऊष्मा का स्थानांतरण, तो कोई लोहा अगर आपने पकड़ा है और गर्म कर रहे हैं उसको, तो उसका ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, वो थोड़ी देर बाद वो लोहा जो है वो गर्म हो जाएगा। दूसरा संवहन में क्या है, संवहन हमने नीचे आग जलाई और इसको देखा तो ये थोड़ी देर बाद ये जो बर्तन में पानी रखा हुआ है वो उबलने लगेगा, तो ये संवहन के जरिए हो रहा है। तो कमरे में खिड़की व रोशनदान इसीलिए बनाए जाते हैं। ठीक है। उदाहरण तीसरा विकिरण का हम लोग देखेंगे। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की जो किरण या ऊष्मा जो पृथ्वी में आती है वो विकिरण के द्वारा आती है, मतलब किसी माध्यम के रूप में आती है। सूर्य अपना स्थान तो छोड़ता नहीं है, न सूर्य चल करके आता है, सूर्य की किरणें आती हैं किसी माध्यम के रूप में आती हैं, तरंगों के रूप में आती हैं, और जिससे संचारण होता है ऊष्मा का। तो यहाँ पर उदाहरण में भी देखा गया है, जैसे कि यह गर्म है और ये तरंगों के माध्यम से गर्म ऊष्मा जा रही है और इस ठंडे मतलब हाथ जो ठंडे हैं उसको गर्म कर रही है, जिसको हम लोग विकिरण कहेंगे। तो ये तीनों आज हम लोगों ने देख लिया, चालन, संवहन, विकिरण, और जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्तों।